नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर्स कोर्स में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LLB 3 ईयर्स कोर्स में, LLB कोर्स में सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में जो दूसरा पेपर है लेबर लॉज का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो लेबर लॉ का ये दूसरा पोर्शन है, दूसरा हिस्सा है, इसमें आपके पास 4 यूनिट हैं और 4 यूनिट में जो एक्ट्स हैं, पहला एक्ट है वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923, जिसमें आपको किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे कर्मकार के द्वारा यदि कुछ ऐसी के साथ ऐसी कुछ दुर्घटना हो जाती है जिसमें वो अपनी कार्य करने की थोड़ी सी क्षमता उसकी जो है प्रभावित हो जाती है, निःशक्त हो जाता है, तो उसको कैसे कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा, कैसे उसको मुआवजा दिया जाएगा, इसको लेकर के बात है। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 के बाद जो दूसरी यूनिट में आपका एक्ट है वो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जो जच्चा और बच्चा के दोनों के लाभ के लिए क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या ऐसे कानून हैं जो एक धात्री हो या गर्भवती स्त्री हो जो एक कहीं पर कर्मचारी रही हो, कर्मकार रही हो, उसके लिए क्या विधिक प्रावधान किए गए हैं, वो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट 1961 में है। सेक्शन 3 से 18 तक आपके सिलेबस में है। तीसरी यूनिट जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में है। और मिनिमम वेजेस एक्ट मतलब कि एक निश्चित न्यूनतम मजदूरी की गई है और उस न्यूनतम मजदूरी जो निश्चित की गई है उससे कम मजदूरी आपको कहीं नहीं मिल सकती है, मतलब कहीं दे भी नहीं सकते हैं। उससे ऊपर आप दे सकते हैं, उससे नीचे बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। और उसी यूनिट में आपका एक जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक चीज़ है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि यदि पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर कोई भी है, किसी भी लिंग के आधार पर या उसके, हम ये नहीं कहेंगे कि आपके लिंग के आधार पर आपकी कार्य की जो क्षमता है वो प्रभावित हो रही है, तो अगर समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मामला है उसको लेकर के एक जो एक्ट है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है 1976 का, वो है। चौथी यूनिट आपकी जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की है, मजदूरी संदाय अधिनियम, भुगतान अधिनियम 1936 की है, और जिसमें जो मुख्य धारा है आपको 7 से 13 और 15 से 18 पढ़नी है। इन पांचों एक्ट को लेकर के जो आपकी 4 यूनिट है उसके जो महत्वपूर्ण सवालों की अगर हम बात कर लें, तो पहली यूनिट में जैसा आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, एक चीज़ आसान ये भी है कि जो सिलेबस में आपके सेक्शंस दिए हुए हैं आपको केवल उन्हीं सेक्शंस को देखना है, उसके अतिरिक्त मत देखिए। उसके अतिरिक्त सवाल आते भी नहीं हैं। कुछ एक सवाल कभी कभी न्यूमेरिकल आए हुए हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में कभी कभी न्यूमेरिकल के सवाल आए हुए हैं, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि वो इन सेक्शन से थोड़े अलग हैं। सेक्शन में ही है, रूल्स उसके सेक्शन में ही है, लेकिन वो सवाल चूंकि अलग है, उसको आप चाहें तो 10 में से 5 ही करने रहते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसकी जो गुणा गणित है वो थोड़ा कम समझ में आती है। तो इसमें जो आपकी सबसे प्राथमिकता वाला सवाल है कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी ऐसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, और जिस समय आप सोशल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं उस समय थोड़ा सा इसको कॉन्स्टिट्यूशन से, भारत के संविधान से भी रिलेट करिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से भी रिलेट करिएगा कि किसी भी संस्था में काम कर रहे व्यक्ति को केवल वेतन देना, भत्ता देना ही पर्याप्त नहीं है, उसको एक सामाजिक सुरक्षा का एहसास भी होना चाहिए कि कल को हमारे साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा हाथ पाँव या जिस भी तरीके से वो काम कर रहा है अगर वो प्रभावित होता है, तो हमारी तुरंत छटनी नहीं हो जाएगी, तुरंत हम निकाल नहीं दिए जाएंगे, हमको कुछ मुआवजा मिलेगा, कुछ कॉम्पनसेशन मिलेगा। और उसी कॉम्पनसेशन को प्रोवाइड करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी उसको फील कराने के लिए जो ये एक्ट बना हुआ है, उसमें आपके लिए जो नोशनल एक्सटेंशन की थ्योरी है वो आपके लिए ज़रूरी है, और डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, कैसे कॉम्पनसेशन का अमाउंट जो है डिटरमाइन किया जाएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट में आप थोड़ा सा एम ऑब्जेक्टिव पढ़ने के साथ शुरू कीजिएगा और ये पढ़ लीजिएगा कि कैसे जो अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन है उसको डिटरमाइन किया जाता है। जैसे अगर एक हम सवाल पढ़ें, जो सवाल आते रहे हैं कि गुणा गणित वाला, जैसे हमने सवाल कहा कि सवाल आता रहता है कि फला व्यक्ति फला इतने रुपए पर इतने दिन से काम कर रहा था, उसके साथ ये दुर्घटना हो गई, तो कैसे वो तय किया जाएगा, इस प्रकार का सवाल। जैसे सवाल एक 2023 में आया था कि एक 15 साल का कर्मकार कारखाने से 40 मीटर की दूरी पर उसकी ट्रक से दुर्घटना हो गई और इसके परिणाम स्वरूप वो आंशिक, मतलब पार्शियल रूप से देखा जाए तो स्थायी रूप से 90% आसक्त हो गया, मतलब दिव्यांग हो गया। उसकी मजदूरी 9,700 रुपये थी, इसके कॉम्पनसेशन की गणना कीजिए। तो इस प्रकार के दूसरा उसी में बी करके बी सवाल था, जो दूसरा पोर्शन था वो था कि एक 30 साल का जो कर्मकार है, मत तथा इंटॉक्सिकेशन में था,
मशीन पर गिरता है, मर जाता है, उसकी मजदूरी 10,000 रुपये थी, उसको कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा। इस प्रकार के सवाल थे। मतलब पिछली बार जो सवाल आया था वो सीधे सवाल आपसे स्टेटमेंट तरीके से ना पूछ करके न्यूमेरिकल तरीके का सवाल आया था। तो आप जिस समय अमाउंट कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, उसको पढ़ रहे हो, उस समय थोड़ा सा फॉर्मूले को भी देख लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। नोशनल एक्सटेंशन की जो थ्योरी है और जो उसके डिफरेंसेस जो उसको पढ़ लीजिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। और इसी एक्ट में किसी भी समस्या से निवृत्त होने के लिए, किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए जो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की गई है, धारा 19 से लेकर के धारा 31 के बीच में कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के विषय में दिया गया है, कमिश्नर के पावर्स के विषय में दिया गया है, उसके फंक्शन, उसकी ड्यूटी के विषय में दिया गया है, कैसे वो चीज़ों को जांच सकता है, कैसे पड़ताल कर सकता है, कैसे चीज़ों पर वो रूल और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना कुछ कार्य कर सकता है, कैसे अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर सकता है। धारा 19 से 31 तक में इंस्पेक्टर की जो भूमिका है उसको कायदे से देख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी यूनिट की जब हम बात करते हैं, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट 1961 है, तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिएगा कि मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट का जो प्रावधान है वो किसके लिए है, किस महिला के लिए है, और प्रेगनेंसी के कितने दिन पहले और डिलीवरी के कितने दिन बाद तक मैटरनिटी का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है। आपको सस्पेंड नहीं कर सकते इस आधार पर, आपको टर्मिनेट नहीं कर सकते इस आधार पर, रिट्रेंचमेंट आपका नहीं हो सकता इस आधार पर कि आप काम करने नहीं आ रही हैं। तो मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ एक्ट में सबसे पहले तो जो राइट है मैटरनिटी बेनिफिट का, वो क्या होता है, किसको मिलता है, उसको जान लीजिएगा। मेडिकल बोनस का मतलब क्या होता है। सेक्शन 10 से 16 आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें लीव डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। सेक्शन 10 से 16 के बीच में लीव डिसमिसल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कायदे से पढ़ लीजिएगा। और यहीं पर इसी यूनिट में पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट भी है। ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, आपके अच्छे कार्य व्यवहार पर, बेदाग सेवा पर। कहते हैं कि हमारे सर्विस में कभी कोई लाल कलम नहीं चली, मतलब हमारे ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, कभी कोई नोटिस नहीं आई, तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट भी पढ़ लीजिएगा। और ग्रेचुटी में देख लीजिएगा ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, ग्रेचुटी काउंट कैसे होती है, पेमेंट कैसे होता है, और रिकवरी कैसे हो सकती है, किस स्थिति में रिकवरी ग्रेचुटी की हो सकती है। पहले वाले में वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट में कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है। यहाँ पर ग्रेचुटी के मसलों को देखने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होता है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के विषय में देख लीजिएगा कि उसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं। उसके बाद ये आपके 4 सवाल 5 हो रहे हैं। तीसरी यूनिट में जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है, और मिनिमम वेजेस या न्यूनतम मजदूरी की जो गणना है कैसे की जाएगी, किन आधारों पर, किन आकलन के आधार पर एक न्यूनतम मजदूरी का पैमाना 1948 का है, जो कि बहुत पुराना है। हाल के भी नए लेबर कोड भी आए हैं, तो उसमें चीज़ें बदल गई हैं, थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। आप ये देख लीजिएगा कि न्यूनतम मजदूरी की जो कैलकुलेशन होती है, कैसे उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फिक्सेशन कैसे होता है, उसका रिवीजन कैसे हो सकता है। जैसे आप सिलेबस पढ़िए तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एम के बाद कि फिक्सेशन, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ वेजेस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कायदे से आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी जो अथॉरिटी है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, और न्यूनतम मजदूरी मुहैया कराने के लिए जो उसकी जिम्मेदारी है, उसके पालन के लिए उसको अधिकार क्या क्या मिले हुए हैं, वो भी कायदे से देख लीजिएगा। इक्वल रिमनरेशन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें उस एक्ट के हमेशा जब भी पूछा गया है तो उस एक्ट के फीचर्स पूछे गए हैं, साइलेंट फीचर्स की क्या क्या इसके लक्षण है, विशेषताएं हैं, इस प्रकार से है। तो आप उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जोड़ करके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को यहाँ पर इक्वल रिमनरेशन एक्ट के साथ ही पढ़िएगा। चौथी यूनिट में बिल्कुल सीधे से सवाल है। सेक्शन 7 से 13 तक आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। एक तो अथराइज डिडक्शंस, कौन कौन से डिडक्शन हो सकते हैं, कटौती हो सकती है। दूसरी चीज़ फिक्सेशन, जो वेजेज का जो फिक्सेशन है और पेमेंट ऑफ वेजेज कैसे होगा, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर भी इंस्पेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, ताकि इस अधिनियम के जो प्रावधान है उसका सकारात्मक संचालन, सुचारू रूप से संचालन हो सके, उसके लिए इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। तो इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट, उसके पावर वगैरह 15 से 18 तक दिए हुए हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंतर्गत 15 से 18 के अंतर्गत इंस्पेक्टर की पावर पढ़ लीजिएगा, और उसकी जो एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम्स की अथॉरिटी है उसको कायदे से देख लीजिएगा कि वो कैसे होता है। और बोनस का है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो बोनस के कैलकुलेशन जितने भी एक्ट हैं, चाहे वो मिनिमम वेजेस एक्ट हैं, चाहे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हैं, चाहे वो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है, चाहे वो बोनस एक्ट है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसको फिक्स कैसे किया जा सकता है। जैसे हम लोग उसमें जब लोकल लॉस पढ़ रहे हैं तो उसमें एक जो रेंट वाला एक्ट है, एविक्शन वाला एक्ट है, टेनेंसी वाला, उसमें हम लोग पढ़ते हैं मानक किराए का निर्धारण कैसे होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेंट है उसको कैसे निर्धारित करते हैं, उसको फिक्स कैसे करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर किन चीज़ों के आधार पर किसी का कॉम्पनसेशन जो है वो निर्धारित किया जाएगा,
या उसके मिनिमम वेज को निर्धारित किया जाएगा, या उसके वेजेस को कैसे निर्धारित किया जाएगा, बोनस को कैसे निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार से चीज़ों को आप देख लेंगे तो आपको जो सवाल है मिल जाएंगे। अब जैसे कुछ एक सवाल थोड़े बहुत हट करके आए हैं। अच्छा, जो मैं वो है पहले वाले एक्ट में जब आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रयास कीजिएगा कि कुछ इलस्ट्रेशंस अगर आपको मिल जा रहे हैं, पहले वाला एक्ट मतलब वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट, वहाँ पर अगर आपको कुछ वो इलस्ट्रेशंस मिल जा रहे हैं तो उस इलस्ट्रेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है डायरेक्ट में दिया हो, या हो सकता है अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो बुक में दिया हो। कई बार उसी इलस्ट्रेशन को ही न्यूमेरिकल के तौर पर पूछा गया है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत जटिल न्यूमेरिकल आपके लिए बना करके अलग से लाया जाएगा। ये हो सकता है कि जो इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं, मान लीजिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के बारे में ऊपर लिखा हुआ है, उसके विषय में लिखा हुआ है कि कैसे उसको फिक्स करते हैं, कैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हाथों से काम मतलब कर रहा है, जो मशीन है वो हाथों से काम करने वाली है, और उसका किसी एक्सीडेंट में हाथ ही टूट जाता है, हाथ कट जाता है, तो एक हाथ कट रहा है, मतलब वो टोटली अपने काम से डिप्राइव नहीं हो रहा है, वो एक हाथ कट रहा है, इसका मतलब कि थोड़ी सी उसकी क्षमता पर जरूर असर पड़ेगा और उसकी तनख्वाह फलाती। तो उसमें इलस्ट्रेशंस में वो चीज़ बिल्कुल दी हुई है, शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति इतने रुपए मासिक पर इतने दिन से काम कर रहा है, तो अगर उसके साथ ये दुर्घटना हो जाती है तो उसके जो कॉम्पनसेशन उसको कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, और उसकी कार्य क्षमता पर जो असर पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी का एक हाथ अगर थोड़ा सा उसकी उंगली टूट गई तो ये कहा जाएगा कि अब तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल ख़राब हो चुका है, या आपको बिल्कुल मतलब अगर ऐसा है कि वो उंगली टूट गई है और 2-4-6 दिन में वो जुड़ सकती है, टूट मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो 2-4-6 दिन में जुड़ जाती है, मैं कह रहा हूँ अगर कुछ ऐसी छोटी मोटी दुर्घटना हो रही है जो 2-4-6 दिन में सही हो सकती है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन आपको नहीं मिलता है। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह, आपको फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह रहता ही, वहाँ पर कुछ व्यवस्था हो जाती है। लेकिन अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो अपनी जो कार्य करने की क्षमता ही खो दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको मुआवजा मिलना चाहिए। उसके लिए आपके पास सोशल सिक्योरिटी का एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकें। और 2023 के पहले के पेपर अगर देखें तो उसमें इस प्रकार के सवाल न्यूमेरिकल के नहीं है, चाहे 2022 का पेपर हो, चाहे 2019 का पेपर हो, उसमें बिल्कुल सीधे सीधे सवाल आपसे पूछे जाते रहे कि मजदूरी भुगतान का समय क्या होता है, कौन सी कटौती हो सकती है, और न्यूनतम मजदूरी से आप क्या समझते हैं, सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, सामाजिक सुरक्षा हमारे संविधान से जो निकल करके आ रही है उसका मतलब क्या होता है, प्रसूति पर सुविधा का मतलब क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है, और जो मिनिमम वेजेस का मतलब क्या होता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बिल्कुल 2022 तक के सवाल बड़े सीधे सीधे आए थे। पिछली बार ऐसा हो गया था कि 2 सवाल जो शुरुआत किए थे वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के, वो बिल्कुल सीधे जैसे हम लोग पढ़ करके जाते रहते थे वैसे सवाल ना आकर के थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ गया था। तो उस चीज़ से सीख करके इस बार जब आप जाइए तो न्यूमेरिकल को इलस्ट्रेशन से पढ़ करके जाइए, ताकि अगर आपको इलस्ट्रेशन बेस्ड न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आ जाए तो समस्या ना हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।